अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अमीश देवगन का मामला जिस तरह से 3 दिन से गरमाया है, वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ थानों में एफआईआर दर्ज भी हुई है, कोर्ट के नोटिस भी अमीश देवगन को भेजे जा रहे हैं। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब। हम वदूद साजिद साहब हमारे साथ जुड़ गए। वदूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखने में यह आ रहा है कि इस मामले पर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है, चाहे वो हम बरेलवी मकतब फ़िक्र की बात करें, चाहे हम देवबंदी मकतब फ़िक्र की बात करें, सभी लोग मिलकर के अमीश देवगन के खिलाफ आर पार की लड़ाई चाहते हैं। जी, ऐसा है कि शकील साहब, मैं तो इस सिलसिले में बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ और लोगों से कहता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई बात हो, ख़ासतौर पर मीडिया में जो उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है, मैं उनसे ये कहता रहा हूँ कि कोई शोर शगब करने की ज़रूरत नहीं, हंगामा और प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक वर्क की एक जामे कॉम्पिटेंट और कम्पैक्ट एफआईआर कराई जाए। उमेश देवगन ने जो कुछ कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो गोदी मीडिया इस वक्त वो यही करता है कि जो अहम इश्यूज़ होते हैं, जैसे इस वक्त चीन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले लॉकडाउन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था। चूँकि अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा, नोटबंदी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में जब इस तरह के मामलात, इस तरह के बहरान से हमारा मुल्क गुजर रहा है और कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे इश्यूज़ की, उमेश देवगन ने ऐसा इशू उठाया। उस पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ही बात हो रही थी। चूँकि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया 800-900 साल पहले, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए ही आया। इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, हर मसलक और हर मकतब फ़िक्र के लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। उन्हीं के बैकग्राउंड में बात हो रही थी। उमेश देवगन ने उनको जो कुछ कहा वो मैं अपनी ज़बान से अदा भी नहीं कर सकता, नाकाबिल बयान उसने जो कुछ बात कही। तो उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में बहरहाल बेचैनी इज़्तिराब हुआ और उससे 2 हफ्ते पहले ही मैं एक प्रोग्राम बना के ये दरख्वास्त कर चुका था लोगों से कि ऐसे मीडिया के ख़िलाफ़ एफआईआर कराई जाए। अब उसके ख़िलाफ़ जगह जगह एफआईआर हो रही है। मैं यहाँ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले एक और जो मीडिया एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसके ख़िलाफ़ मुल्क के कई हिस्सों में एफआईआर हुई थी और अर्नब गोस्वामी परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत, जुज़वी राहत ज़रूर दी थी, लेकिन जो ओरिजिनल एफआईआर थी उनके ख़िलाफ़ नागपुर में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इसको हम मुंबई ट्रांसफ़र करते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। तो मैंने लोगों से यही कहा, लोगों ने कहा कि साहब एफआईआर होती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जी। देखिए, एक बारीक फ़र्क समझना होगा। अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ जो एफआईआर थी वो एक सियासी मामले में थी, वो मामला सियासी था और उसी के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी एफआईआर पर भी रोक लगा दी थी, फ्यूचर में जो एफआईआर हो सकती है। लेकिन ये मामला मजहबी और अक़ीदत से वाबस्ता मामला है। पूरी दुनिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अक़ीदतमंद मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ भी एक तरह की टिप्पणी थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख़्याल है कि उस तरह की राहत उमेश देवगन को नहीं देगा जिस तरह की राहत अर्नब गोस्वामी को दी। वदूद साहब, इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से अमीश देवगन का ट्वीट आया, उन्होंने उस पर खेद व्यक्त किया, हालांकि माफ़ी नहीं मांगी है, खेद व्यक्त किया है। इससे पहले कई दफ़ा देखने में आया है कि इस तरह के जब केसेस आते हैं तो ट्वीट करके माफ़ी मांगी जाती है। कई एंकर्स के ज़रिए इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो क्या इसको एक ट्रेंड माना जाए कि पहले आप बोल दीजिए और उसके बाद जो है आप उस पर खेद व्यक्त कर लीजिए, उस पर माफ़ी मांग लीजिए? देखिए, ये जितने भी माफ़ी मांगते हैं, बल्कि माफ़ी भी नहीं, अमीश देवगन ने जो अपना ट्वीट किया है उसमें माफ़ी नहीं मांगी है, उसमें सिर्फ रेगरेट की बात कही है। दूसरे वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं खुद वहाँ जाता हूँ, मैं उनका अक़ीदतमंद हूँ, चादर चढ़ाता हूँ। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी इस बात से ठेस पहुँची हो, अगर का क्या मतलब है, ठेस तो पहुँची ही है, तो वो माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी है और रेगरेट जो किया है वो सरासर धोखा है और झूठ पर मबनी है। उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई है, कई जगह कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके अलावा उनसे पहले भी जो लोग इस तरह की हरकतें करते रहे हैं वो जानबूझकर करते हैं। पूरे मुल्क में अक़ीदतमंदों में एक उबाल आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है और जो मकसद सरकार का या शरपसंदों का होता है वो पूरा हो जाता है। कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि चीन पर हमारे जवान इतनी बड़ी तादाद में क्यों शहीद हुए, चीन की सरहद पर और भारत की सरहद पर, लेकिन उसने लोगों का जहन उस तरफ से हटाकर इधर कर दिया।
तो वो अपने मकसद में तो ये लोग कामयाब हो ही जाते हैं। अब बाद में वो चाहे माफ़ी भी मांगे, उस माफ़ी का कोई मकसद कोई नहीं रह जाता, कोई उसका जवाब नहीं। और इन लोगों के साहब एक चीज़ और है, मुसलमानों को सबसे बड़ी शिकायत अभी जिस तरह से इस पर लेकर सोशल मीडिया पर बात हो रही है, एक तरफ अमीश देवगन के खिलाफ गुस्सा है, दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो गुस्सा लोगों को नजर आ रहा है वो उन पैनलिस्ट पर नजर आ रहा है जो दाढ़ी टोपी वाले इस तरह की डिबेट में जाकर के बैठते हैं। देखिए, मेरा इस पर भी एक बहुत ही क्लियर स्टैंड है। पहली बात तो यह है कि आज ये जो दौर चल रहा है 2014 से और अब तक, और जब तक भी ये चले, इस दौर में चैनलों ने अपना जो रुख था, जो उनका गलीज़ रुख था, वो दिखा दिया। ऐसे में मौलवियों को, उलमा को चैनलों पर नहीं जाना चाहिए, ख़ासतौर पर जो कंट्रोवर्शियल डिबेट्स हैं उनमें तो जाना ही नहीं चाहिए। एक बात। दूसरे कि अब ये भी हो रहा है कि अगर कोई मौलवी नहीं मिलता या पता चलता है कि मौलवी बैठेगा डिबेट पर तो कोई ढंग की बात करेगा और काउंटर करेगा, तो अब खाली किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लेते हैं, उसको टोपी उठाकर ले आते हैं और उसको कुछ थोड़े बहुत पैसों का लालच दे देते हैं। तो यहाँ एक तरफ जहाँ वो उलमा हजरात जो डिबेट में जाते हैं और अच्छी डिबेट करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना अभी डिबेट से रुक जाएं और इस तरह की डिबेट्स में तो बिल्कुल ना जाएं, और अमीश देवगन जैसे लोगों की डिबेट्स में तो बिल्कुल ही ना जाएं। दूसरी तरफ मैं आम मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे मुसलमानों की खबर ज़रूर लें जो मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर इन टीवी चैनलों पर जाते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं और उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर मुसलमानों की बदनामी और रुसवाई कराते हैं। ये काम आम मुसलमानों को करना होगा, वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और हमारी बदनामी और रुसवाई का जो सिलसिला चल पड़ा है वो दोहरा सिलसिला हो गया है। एक तरफ चैनल हमें बदनाम करते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह के दाढ़ी और टोपी वाले लोग हमें बदनाम करते हैं जिनको इस्लाम की और दीन की सही और पूरी मालूमात भी नहीं। शुक्रिया वदूद साजिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वदूद साजिद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और VNI न्यूज़ के नाम से अभी एक अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।